वन फैक्ट अबाउट इंटरनेशनल रिलेशंस इज कि रिलेशंस कभी भी बदल सकते हैं। जैसे ही ट्रंप के टैरिफ वॉर की बातें सामने आने लगी तो कई फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट्स ने कहा कि देखिए टैरिफ ना इजराइल पर नहीं लगाएंगे, मतलब इजराइल पर इंक्रीज नहीं करेंगे, जापान पर नहीं करेंगे, साउथ कोरिया पर नहीं करेंगे। लेकिन ट्रंप ने किसी को नहीं छोड़ा और उसके बाद अब हम एक ट्राइलेटरल एक्सेस देख रहे हैं। ट्रायंगल भी कहा जा रहा है। ट्रायंगल किसका? चाइना, जापान और साउथ कोरिया। जापान और साउथ कोरिया मतलब ये तो ट्रेडिशनल एलाय माने जाते हैं यूएसए के। और जापान को तो यूएसए का पैसिफिक ओशन में फ्रंटियर माना जाता है। माना जाता है कि यूएस की सुरक्षा रशिया और चाइना से करने के लिए जापान एक दीवार की तरह है और इस दीवार पर मिलिट्री बेसेस लगाए हुए हैं, मतलब हथियार लगाए हुए हैं। लेकिन अगर वो दीवार उसके दुश्मन चाइना के साथ मिल रही है, साउथ कोरिया के साथ मिल रही है, तो यूएसए वुड बी लाइक कि गद्दारी कर बे। तो जापान कहेगा गद्दारी हम नहीं कर बे। अब बातें खुलवाओ मत। इस वीडियो में अब हम इन डेप्थ एनालिसिस करेंगे। पहले जानेंगे कि क्या हो रहा है, फिर जरा जापान की हिस्ट्री में जाएंगे, स्पेशली फ्रॉम द टाइम यूएस जापान रिलेशंस इन पोस्ट वर्ल्ड वॉर II एरा। कैसे जापान बढ़ा और कुछ यूएसए ने कुछ ऐसी चीजें करी, कुछ कमी नहीं छोड़ी जापान को गिराने में। उसके बाद साउथ कोरिया को जानेंगे, फिर आज के डायनेमिक्स को जानेंगे। तो अब ये डायनेमिक्स क्या कह रहा है? एक्चुअली इन्होंने तीनों ने एग्रीमेंट साइन किया है। कह रहे हैं कि देखिए हम तो मिलकर FTA साइन कर लेते हैं, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। मतलब कह रहे हैं देखो, पहली बात तो चाइना आप हमें रॉ मटेरियल दीजिए सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के लिए और हम आपको चिप एंड प्रोडक्ट्स देंगे, मतलब चिप प्रोडक्ट्स देंगे। क्योंकि ऑलरेडी बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के समय से ही चाइना पर रोकथाम लगाई जा रही थी। जैसे कि उस समय चिप्स एक्ट की कुछ टॉप टेक्नोलॉजीज की जो चिप्स हैं वो चाइना को हम नहीं देंगे। लेकिन भाई चाइना रॉ मटेरियल में तो आगे है, कुछ फाउंड्रीज भी बनाता है। फाउंड्रीज का मतलब है कि कुछ प्रोडक्शन भी करता है। लेकिन अगर हम टेक्नोलॉजी की बात करें तो जापान एंड साउथ कोरिया आर वे अहेड। तो चाइना इज लाइक कि यूएसए को करते हैं साइडलाइन और सीधा आपसे संपर्क साधते हैं ना। और ये कह रहे हैं यूएसए हमें कर रहा है साइडलाइन, तो चलिए आपसे संपर्क साधते हैं ना। तो ऐसा चल रहा है। अब ये जो ट्राइंगल है ये केवल इकोनॉमिक ट्राइंगल नहीं बनेगा, ये एक्चुअली जियो स्ट्रेटेजिक एंगल एक नया लेकर आएगा जो थ्रेट प्रोड्यूस करेगा यूएसए के लिए। अब देखते हैं, बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। वर्ल्ड वॉर II, इसमें 6 अगस्त 9 अगस्त आपको याद है, हिरोशिमा नागासाकी। जापान पर अटैक होता है और जापान अमंग द पुअरेस्ट कंट्री काउंट होने लगता है, मतलब डिवेस्टेशन होता है, इकोनॉमिक टर्मोइल, सोशल टर्मोइल, इमोशनल टर्मोइल। उसके बाद पीस ट्रीटी के बिहाफ पर यूएसए कहता है जापान आपके एडमिनिस्ट्रेशन का जिम्मा हमारा, टेंशन मत लीजिए, आपको मॉडर्नाइज करेंगे, प्लस आपके यहां पर मिलिट्री बेसिस बनाएंगे। जैसे आप देख रहे हैं मिलिट्री बेसिस इन जापान, यूएस ने अपने आप को यहां पर स्टेशन कर दिया। अब इसका रीजन वर्ल्ड वॉर II के बाद वो चाह रहा था कि यहां पर अपने आप को पोजीशन करेगा तो कम से कम इस जगह या इसके बियॉन्ड से आने वाले थ्रेट को वो रोक पाएगा। जापान को कहा गया कि देखिए आपके भले के लिए तो कर रहे हैं, लेकिन भला तो इसमें यूएसए का भी हो रहा था क्योंकि आपको एक एलाय मिल रहा है। इसके बाद जापान ने गुड एजुकेशन सिस्टम, प्रो ग्रोथ इकोनॉमिक पॉलिसी से वन ऑफ द पुअरेस्ट कंट्रीज से सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी में अपने आप को डाल लिया। सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी। अब अगर मैं आज की बात करूं तो यूएस का सबसे बड़ा फॉरेन इन्वेस्टमेंट कहां से आता है पता है? जापान से। और दुनिया की टॉप 4 इकोनॉमीज में आता है जापान। और कैसे? एक उसका रीजन है क्वालिटी और एफिशिएंट प्राइसिंग। मैन्युफैक्चरिंग में स्पेसिफिकली आपको शायद कार्स याद आ रही होंगी, कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स याद आ रहे होंगे, बिल्कुल सही याद आ रहे हैं। इसी बलबूते परसेंटेज ग्रोथ रेट और जो यू कैन से गुड्स एक्सपोर्ट है अक्रॉस द वर्ल्ड, जापान का राइज होने लगा और कई जगह तो रिप्लेस करने लगा यूएस की कंपनीज को। तो यूएसए ने कहा कि जापान तरक्की करो लेकिन हमसे ज्यादा नहीं, और इसी वजह से फिर यूएसए ने चली अपनी चाल। प्लाजा अकॉर्ड साइन होता है। प्लाजा अकॉर्ड नाम इसलिए पड़ा क्योंकि न्यूयॉर्क के प्लाजा होटल में साइन हुआ था। अब इस अकॉर्ड में देखिए क्या किया है, यूएसए ने एग्रीमेंट साइन किया, जापान को भी साथ में रखा, कहा कि आपके पास कोई और अल्टरनेटिव नहीं है क्योंकि आप इतना बड़ा प्रोडक्शन एक्सपोर्ट तो हम ही करते हैं, आपके देश की अर्थव्यवस्था, आप इतनी बड़ी पॉपुलेशन इस वजह से चल पा रही क्योंकि हमारी इकोनॉमी में एक्सपोर्ट करते हैं। और देखिए हम जो कर रहे हैं ना वो केवल यूएसए के लिए नहीं, सबके लिए अच्छा है। तो कहा जर्मनी, फ्रांस, यूके, यूएसए एंड जापान, इन सबको साथ में बैठाया और इन सबसे प्लाजा अकॉर्ड साइन कराया। इस अकॉर्ड के बाद यूएसए ने अपनी करेंसी को तो लो कर दिया, मतलब डेप्रिशिएट करा लिया, और जो येन करेंसी है वो अप्रिशिएट हो गई। तो आप कहेंगे अप्रिशिएट होगी तो फायदा होगा? नहीं,
अगर किसी देश की इकोनॉमी एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ कर रही होती है तो उसके लिए फायदा होता है कि उसकी करेंसी डेप्रिशिएट ही रहे। मतलब कंपैरेटिवली अगर सस्ती होगी तो सोचो $1 में अगर 50 येन आ रहे थे तो अब डॉलर का इन्वेस्टमेंट जापान में आएगा कि नहीं आएगा? आएगा, क्योंकि भाई 50 येन। लेकिन वहीं $1 में अगर 10 ही येन आएंगे तो यूएस के यहां से इन्वेस्टमेंट आसान होगा कि मुश्किल होगा? मुश्किल होगा। प्लस दूसरा, अगर $1 में 50 येन आ रहे हैं तो अब वहां पर जो गाड़ियां आप बेच रहे हो उसके बदले आपको डॉलर मिल रहा है, कन्वर्ट कर रहे हो आप येन में, तो भाई अल्टीमेटली आप यहां पर ज्यादा चीजें खरीद सकते हो, मैन्युफैक्चरिंग आपके लिए और बेटर हो सकती है क्योंकि कन्वर्जन का आपको फायदा होगा। तो यहां पर येन के मामले में डिफीट कर दिया जापान को और उसके बाद जापान का डिक्लाइन हुआ स्टार्ट। कहा गया कि जापान की इकोनॉमी तो एसेट बबल है। अब एसेट बबल बना कैसे था? मतलब यूएसए ने कहा एसेट बबल है और उसको बर्स्ट कर दिया। कारण, क्योंकि जैसे ही वो करेंसी उसकी लो थी येन की, जबकि इकोनॉमी उसकी स्ट्रांग हो रही थी, क्योंकि इकोनॉमी स्ट्रांग हो रही थी, अच्छे प्रोडक्ट्स आ रहे थे, तो जो इन्वेस्टर्स थे यूएसए के और दुनिया के अलग अलग देशों के, उनको लगा कि यार जापान की कंपनियों में इन्वेस्ट करते हैं क्योंकि अल्टीमेटली इनका फ्यूचर तो ब्राइट लग रहा है। प्लस कन्वर्जन रेट का फायदा है, डॉलर को अगर कन्वर्ट करके वहां पर चीजें खरीदेंगे तो हम ज्यादा चीजें खरीद पा रहे हैं। इस चक्कर में इन्वेस्टमेंट का फ्लो आ गया और इन्वेस्टमेंट का फ्लो आ गया तो भाई एसेट का प्राइस तो बढ़ेगा ना, तो मतलब वैल्यूएशन बढ़ेगी। तो ये यहां पर बबल था। इसके बाद ऐसा बबल बस्ट हुआ ये प्लाजा अकॉर्ड के बाद कि हालत ये हो गई 1.3% ग्रोथ रेट, इवन 0.5% ग्रोथ रेट तक हालत आ गई थी। और जो 1980s के बाद 1990s वाला जो दौर था, 2008 तक अगर मैं आपको बताऊं, जब ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ, तब तक भी वो अपने पुराने ट्रैक पर जापान पहुंच नहीं पाया और फिर तो भाई रही कई कसर 2008 की ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस ने कर दी थी। उसके बाद खैर जो शिंजो अबे का पीरियड है, जब उनकी इकोनॉमिक पॉलिसीज को हम एबेनॉमिक्स कहते हैं, उससे जापान की इकोनॉमी फिर धीरे धीरे और तेजी से बढ़ने लग गई। लेकिन देखिए ये जो टफ टाइम था, इससे हमें एक चीज सीखने को मिलती है, व्हेन टाइम इज टफ व्हाट मैटर्स इज यू सस्टेन योर वर्क। जिस काम के लिए आप जाने जाते हैं उस काम को जारी रखिए, प्लस नेटवर्क कीजिए। सिर्फ यही काम इन्होंने किया। अगर इन्होंने ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में कुछ पहचान बनाई थी तो उन्होंने कहा कि चलो हम ज्यादा बेच नहीं पा रहे क्योंकि वो करेंसी एक्सचेंज का फायदा अब हमें नहीं मिल पा रहा, तो भाई वहां पर जो यू कैन से लो प्राइस वाले प्रोडक्ट्स हैं उसको कंटिन्यू रखेंगे, जैसे कि मेंटेनेंस, जैसे कि कार इंश्योरेंस। तो छोटी छोटी जो सर्विसेज होती हैं उसके थ्रू इन्होंने अपना नेटवर्क कस्टमर से बनाकर रखा। अब ये जो कस्टमर से बनाकर रखने वाला नेटवर्क है फिर इनको काम आया कैसे? क्योंकि आपको पता है कि जब टफ सिचुएशन होती है तो ऐसे आइडियाज, ऐसे एफर्ट्स आपके दिमाग से निकल कर आते हैं जो पहले नॉर्मल जब चीजें चल रही होती तो दिख ही नहीं रहे थे कि ऐसा भी हम कर सकते हैं। जैसे कि वन ऑफ दिस थिंग इज किरेत्सु। अब किरेत्सु क्या है, क्या यूनिक मॉडल इन्होंने निकाला। इन्होंने कहा कि भाई हम कॉस्ट को तो कम कर सकते हैं ना अपनी, कैसे कॉस्ट को कम करेंगे? विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग क्वालिटी। ऐसा करते हैं, एक सिस्टम लाते हैं जिसमें कि हमारी जो मैन्युफैक्चरर है, डिस्ट्रीब्यूटर है, अलग अलग कंपोनेंट के सप्लायर हैं, उन सबका एक नेटवर्क बिल्ड करते हैं। और इस सिस्टम में जैसे टोयोटा है और टोयोटा एसएन कंपनी है या फिर ये दूसरी कोयो कंपनी है, ये सब मिलकर एक ऐसा सिस्टम बनाएंगे कि आपके रिलेशंस केवल ट्रांजैक्शनल नहीं रहेंगे। मतलब कुछ ऐसा सिस्टम बनाओ कि टोयोटा को बेनिफिट हो कोयो के बढ़ने में, कोयोटो जो इसका एक डिस्ट्रीब्यूटर है, कोई एक कंपोनेंट इसको देता है, और कोयो का फायदा हो टोयोटा के बढ़ने में। वो कैसे होगा? जब आप म्यूचुअल एक दूसरे में स्टेक्स को खरीद लेंगे। तो यानी कि डिस्ट्रीब्यूटर्स का, प्रोड्यूसर्स का, सप्लायर्स का एक ऐसा नेटवर्क इनकी ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में जहां पर एक दूसरे का सक्सेस आपके लिए जरूरी बन जाए। बियॉन्ड ट्रांजैक्शन आप एश्योर करें कि आप अपना प्रोडक्ट क्वालिटी से, टाइम से, लोएस्ट कॉस्ट पॉसिबल, जिसमें आपका ही प्रॉफिट बना रहे, वो आप दूसरे को प्रोड्यूस करो। क्योंकि अगर ये प्रॉफिट कमाएगा तो भाई आपने भी इसमें हिस्सेदारी खरीद रखी है तो आपका भी प्रॉफिट आएगा। जैसे कि टोयोटा ने यहां पर देखिए, ये देखिए टोयोटा, ये वाले जो कंपनी है इसकी, इसने 5.45% इसमें स्टेक्स खरीदे, तो इसने 23.51% इसमें स्टेक खरीद लिए। यहां पर ये वाली जो कंपनी थी सब्सिडायरी टोयोटा की, उसने मतलब इसमें 7.85 डेंसो नाम से कंपनी में स्टेक्स खरीद लिए और यहां पर इसने 9.1% इसमें खरीद लिए। तो एक ऐसा मैश जिससे कि यहां पर लेवरेज कर पाए ये लॉ कॉस्ट को विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग क्वालिटी। अब ये चीज यूएसए में तो हो नहीं रही थी, तो इनको इसका भी एडवांटेज मिला। नाउ अब जापान की अगर हम थोड़ा और पास्ट में जाएं कि यूएस की ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में जो उसने एंटर किया था, तो उस समय पर ऑलरेडी जो यूएस की कंपनीज थी, फॉर एग्जांपल जनरल मोटर्स, उनकी कंपनी की कार्स को ज्यादा प्रेफर किया जाता था और एक ह्यूज गैप यहां पर मार्केट शेयर में था। लेकिन जब इनको मौका मिला, जब ऑयल क्राइसिस आया 1973 के ऑयल क्राइसिस में,
अब जब कस्टमर्स कॉन्शियस हो गए कि यार हमें तो एवरेज अच्छा चाहिए, तो जापान ने कहा चलो हम टैप करते हैं इसको, क्योंकि ये जो जनरल मोटर्स वगैरह कंपनियां हैं ये तो बड़ी कार्स बना रहे हैं। तो ऐसे में इन्होंने स्मॉल कार्स बनाई, एफिशिएंट कार्स बनाई, क्वालिटी हाई रखी और कॉस्ट कम करी। अब इस सबसे फाइनली इन्होंने मार्केट शेयर कब्जा लिया। एक इन्होंने एक टेक्निक का इस्तेमाल किया, जस्ट इन टाइम इन्वेंट्री मैनेजमेंट। इसमें होता क्या है कि आपको बड़ी प्रोडक्ट्स की इन्वेंट्री मैन्युफैक्चरिंग, जो आपका हब है, जो भी आपकी फैक्ट्री है, उसमें लाने की जरूरत नहीं पड़ती। आप सिस्टम को ऐसे मैनेज रखते हो कि आपका जो सप्लायर है, जितनी इन्वेंट्री वहां पर जरूरी है उतनी लगातार टाइम से पहुंचती रहती है, तो जिससे आपकी जो कैपिटल कॉस्ट है वो भी कम हो जाती है, तो अल्टीमेटली आपके लिए फायदा हो जाता है। तो इसका इन्होंने इस्तेमाल करना स्टार्ट किया। नाउ देखिए, यूएसए एंड जापान इंडिस्पेंसिबल अलाय हैं, मतलब यूएसए को जापान की जरूरत और जापान को यूएसए की जरूरत, ये सबके सामने है। कारण अभी मैंने आपको बताया था कि जापान सबसे बड़ा फॉरेन इन्वेस्टर है यूएसए का, सबसे बड़ा। सोचो जी, मतलब यूएसए उस पर इतना बड़ा टैरिफ लगा रहा है। क्या कहा कि देखो 25% टैरिफ तो आपके ऑटोमोटिव पर लगाएंगे। मतलब ये तो वाली बात हो गई, जहां पर तुम्हें सबसे ज्यादा दर्द होता है ना, हम तो वहीं दर्द करेंगे। और बाकी 24% कहा था, उसको घटाकर अभी 10% किया हुआ है, क्योंकि आपको पता है 90 दिन का समय दिया गया है। लेकिन 25% जो ऑटोमोटिव सेक्टर पर टैरिफ है वो तो एज इट इज है, जबकि जियो स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल, जैसे ईस्ट चाइना सी की आप बात करें तो यहां पर देखिए चाइना है, इधर ऊपर रशिया है, यहां पर नॉर्थ कोरिया है, और ये तीनों के तीनों थ्रेट हैं यूएसए के लिए। और यहां पर दीवार बनकर कौन खड़ा है? जापान। लेकिन फिर भी, तो इसी वजह से कहते हैं कई बार स्ट्रेटेजिक कैलकुलेशन में आप अपने आप को बहुत ऊपर मानकर चल रहे हैं, लेकिन समय कभी बदल सकता है, जैसा कि यहां पर हुआ है। यूएस और जापान की जो फोर्सेस हैं उनके बीच में जो इंटर ऑपरेटिबिलिटी है वो वन ऑफ द बेस्ट कही जाती है। तो कहा कि यार फिर तो मतलब ये तो ट्रेडिशनल एलाय वाली बात हो गई। और इससे पहले जो फूमियो किशिदा, इससे पहले जो पीएम थे, अभी तो प्रेजेंटली चेंज हो गए 2024 में अक्टूबर में, तो उन्होंने तो ये भी कहा था कि हम डिफेंस में अपना जो खर्चा उसको बढ़ा रहे हैं। और जैसे उन्होंने कहा था, इवन प्रीवियस गवर्नमेंट ने भी कहा ये तो बहुत ही वेलकमिंग स्टेप है कि आप अपने डिफेंस एक्सपेंडिचर को बढ़ा रहे हैं। देखिए डेटा 2022 से लेकर 2027 के बीच में 60% इंक्रीज करने की बात कही गई है। तो यानी कि जो जापान की पुरानी पोजीशन होती थी कि हम तो केवल सेल्फ डिफेंस वाले हैं, जी नहीं, अब जापान उसके बियॉन्ड सोच रहा है, यानी कि इंडो पैसिफिक में एक बड़ा रोल जापान ले सकता है। लेकिन ट्रंप ने इन सभी कैलकुलेशन को किया साइड, कहा हम तो भाई हम आपको सिक्योरिटी क्यों दे। कह रहे हैं कि ये किस तरह की डील कर गए पुराने वाले लीडर्स, हम तुम्हें सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे हैं और तुम हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं करोगे। एंड जापान भी लाइक कि भाई ये तो सुपर पावर, बिग पावर ऐसी तो बातें नहीं करती। भाई अगर कंपैरिजन किया जाए तो आपके पास सिक्योरिटी अपरेटस है ज्यादा, तो जाहिर सी बात है आप ही तो सिक्योरिटी दोगे, क्योंकि हम आपके लिए फ्रंटियर के लिए काम कर रहे हैं, और आप यहां कह रहे हो कि तुम हमें सिक्योरिटी। क्या बात है यहां पर। बल्कि यहां पर जापान के कॉन्स्टिट्यूशन में ही आर्टिकल ऐड कराया था यूएसए ने 1950s में कि देखो ध्यान रखना कि आप ना कभी भी मिलिट्री स्टेशन नहीं रखेंगे, मतलब आप केवल सेल्फ डिफेंस के लिए रहेंगे और आपका सिक्योरिटी का जिम्मा तो यूएस जापान सिक्योरिटी पैक्ट से चलता रहेगा। तो यानी कि यहां पर ट्रंप ने पुरानी जो पॉलिसीज हैं, फॉरेन पॉलिसी, उनको साइडलाइन करके कह रहे हैं ये पुरानी है, अब इनकी जरूरत नहीं है। तो यहां पर अगर यूएस ऐसे कर रहा है तो जापान को भी री एग्जामिन करना पड़ेगा अपनी पॉलिसी को। अब जो न्यू प्राइम मिनिस्टर हैं इशिबा, तो उनको तो जो अभी फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ने पॉलिसी बनाई थी कि 60% हम इंक्रीज करेंगे, तो ऐसा लग रहा है कि यार पहले से वो जो कैलकुलेशन है वो आज के समय के लिए बनी थी, राइट। और 25% ऑटोमोटिव सेक्टर पर होना, जबकि 3% इनके जीडीपी का ऑटो सेक्टर से आता है। और सबसे बड़ी बात, जो टोटल ये ऑटो एक्सपोर्ट करते हैं, ऑटो मतलब जो कार्स या ट्रक्स वगैरह एक्सपोर्ट करते हैं, उसका 1/3 1/3 तो यूएस में ही एक्सपोर्ट होता है। तो यूएस को पता है कि अच्छा तुम्हारी लगभग 8% पॉपुलेशन की जॉब इस वजह से चल रही है क्योंकि आप हमारी मार्केट में एक्सपोर्ट करते हो, 6 मिलियन के आसपास लोग हैं आपके। तो ऐसे में यूएसए भी इसका फायदा उठाना चाह रहा है। यूएसए को पता है कि जापान का जो कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर है, माइक्रोचिप सेक्टर है, वो ऑलरेडी रिप्लेस हो रहा है, मतलब और भी प्लेयर्स आ गए हैं उसमें। मतलब आप कहेंगे साउथ कोरिया चाइना तो है ही, अरे आपका थाईलैंड तक आ रहा है कंपटीशन में। तो यहां पर जापान को पता है कि अपना तो जो एज है वो ऑटो सेक्टर है, और ऑटो सेक्टर में इतनी बड़ी पॉपुलेशन की जो जॉब है वो थ्रेटन हो जाती है। अगर 25% टैरिफ लगेगा तो वो जो कार वहां पर जो एक्सपोर्ट होती है यूएसए में, तो यूएसए में कम खरीदी जाएंगी। सोचो 25% कीमतें बढ़ गई, तो कम खरीदे जाएंगे, और कम खरीदे जाएंगे तो मैन्युफैक्चरिंग होगा कम जापान में, और मैन्युफैक्चरिंग होगा कम जापान में, तो जो फैक्ट्री ओनर है वो नई जॉब्स निकालेगा क्या, पुरानी जॉब को कब तक होल्ड करके रखेगा। तो ये तो इकोनॉमी में क्राइसिस लाने वाली बात हो गई। अब जरा बात करते हैं यूएस और साउथ कोरिया की अलायंस की। देखिए 1945 जैसे ही वर्ल्ड वॉर 2 एंड होता है
तो उसी समय सुपर पावर्स ने डिसाइड कर लिया था कि जो कोरियन ये जो पेनिनसुला है इसको तो हम दो पार्ट में डिवाइड रखेंगे, यानी कि नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया। लेकिन आपके डिवाइड करने से केवल यहीं से थोड़ा ना फाइनलाइज हो जाएगा, 45 के बाद फिर 50s तक अब यहां पर चीजें गड़बड़ होती रही, राइट। अब वो हुई क्यों? देखिए 1910 में जापान ने इस कोरिया वाले एरिया को अपने अंडर ले लिया था, यानी कि इंपीरियलिस्ट जापान वाज कंट्रोलिंग कोरिया। 1910 से लेकर 1945 तक जापान के ही कंट्रोल में था। तो ये यूएसएसआर और यूएसए का इंटरेस्ट जो कोरिया में आया वो तो इस वजह से आया क्योंकि जापान वर्ल्ड वॉर 2 में हार गया, और हार गया तो भाई अब ये टेरिटरी आपकी नहीं, चलो आज़ाद करो इसको। और इस बीच जापान ने पूरी कोशिश रखी कि यहाँ पर जो कोरिया की जो लैंग्वेज है उसको सप्रेस की जाए, उनकी हिस्ट्री कल्चर उसको सप्रेस किया जाए, और यहाँ पर होमोजेनस मतलब कल्चर स्टैब्लिश किया जाए, जापान का कल्चर स्टैब्लिश किया जाए, जिससे कि ये जब अपने आप को जापान का ही पार्ट माने, अपने आप को अलग ना माने, यहाँ पर कोई अलग से आज़ादी की बात ही ना हो। लेकिन लोगों की पॉपुलर डिमांड भी थी, तो ऐसे में सोवियत ने कहा हम इनको आज़ाद कराएंगे, इधर यूएसए ने कहा हम इनको आज़ाद कराएंगे, लेकिन दोनों आज़ाद कराएंगे अपने अपने तरीके से। इस वजह से 38 पैरेलल लाइन बना दी, ऊपर आपका नॉर्थ कोरिया और नीचे साउथ कोरिया। ये कम्युनिस्ट हो गया और ये यूएसए के इन्फ्लुएंस में कैपिटलिस्ट हो गया। अब 1948 से 50 यहां पर बॉर्डर पर स्कर्मिशेस चलते रहे, यानी कि वो जो टेंशन है वो बढ़ती रही। 48 में यूनाइटेड स्टेट्स ने कहा कि यूनाइटेड नेशन को मतलब अलग से कोरिया को की गवर्नमेंट को उनको आज़ादी होनी चाहिए, वो किस तरीके से अपनी सरकार को चलाना चाहते हैं, और फाइनली यहां पर हो भी गई। ये सिगमेंट री इनके अंडर पहली गवर्नमेंट वहां पर कहती है कि भाई हम तो डेमोक्रेटिक मीन्स पर चलेंगे। उससे पहले एक्चुअली यूएस ने वहां पर अपनी मिलिट्री प्रेजेंस बनाकर रखी हुई थी, कहा कि हम आपको सपोर्ट करेंगे, टेंशन मत लीजिए, आप तो एंटी कम्युनिस्ट है ना, हम भी एंटी कम्युनिस्ट हैं। इधर यहां पर किम संग थे, यानी कि जो अभी जो हैं उनके दादा, तो उनको यूएसआर का सपोर्ट था, मतलब किम जोंग उनके दादा, तो किम इल संग। तो फाइनली उन्होंने वहां पर डेमोक्रेटिक पीपल रिपब्लिक ये स्टार्ट कर दिया, पीपल रिपब्लिक ऑफ कोरिया। आप कहेंगे डेमोक्रेटिक वर्ड क्यों आ रहा है यहाँ पर, डीपी आर के क्यों कह रहे हैं इसको, हम रिपब्लिक ऑफ कोरिया क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जो कम्युनिस्ट पार्टी है उनका मानना है कि ये ना डेमोक्रेटिक सेंट्रलिज्म के प्रिंसिपल पर चलती है, यानी कि हमारी एक ही पार्टी इसी का राज है, लेकिन ये अपने अपने डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स पे चलती है। क्यों? क्योंकि नीचे से जो इनकी सेल्स होती है ना पार्टीज की, सबसे नीचे लेवल पे जो ग्रुप है वो लोगों की विशेष को समझते हैं, ऊपर तक बातें भेजते हैं और फिर लोगों की विशेष को ऊपर से पूरा किया जाता है। तो ये भी डेमोक्रेटिक वर्ड यूज करते हैं। खैर, अब यूएस जो है इनिशियली इन्वॉल्व नहीं था, मतलब अगर हम 1948 तक बात करें तो यूएस ने ठीक है मिलिट्री प्रेजेंस बना रखी है, लेकिन ऐसा नहीं था कि काउंटर करने में वहां पर वॉर जैसी सिचुएशन में यूएसए इन्वॉल्व था। फिर यूएसए को लगा कि यार ये तो यूएसएसआर सीधे सीधे इनको सपोर्ट कर रहा है। उधर चाइना में 1949 में चेंज हुआ, क्योंकि 1927 से 1949 तक चाइना में क्या चल रहा है ये भी बहुत जरूरी है, क्योंकि इसका भी इंपैक्ट साउथ कोरिया पर पड़ा। 49 में क्या होता है, जो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी है वो जीत जाती है, क्योंकि यहां पर लड़ाई चल रही थी चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी में और आपकी चिंग काई शेक की पार्टी कुमिंटांग में। अब जैसी पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना बनता है 1949 में, माओ जेडोंग लीडर बन जाते हैं। अब माओ जेडोंग को आ जाता है कॉन्फिडेंस, माओ जेडोंग कहते हैं अब तो अपनी चाइना में तो इज्जत है ही, लेकिन अब अपने को इज्जत बनानी है ग्लोबल लेवल पे। जो कम्युनिस्ट वर्ल्ड है उसमें चाइना की रेस्पेक्ट होनी चाहिए कि चाइना ने कम्युनिज्म को एक्सपेंड करा है। तो ऐसे माओ जेडोंग ने कहा अब तो हम वर्ल्ड स्टेज पे जाएंगे, ऐसे में हम अपने जो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के फाइटर्स हैं उनको भेजेंगे नॉर्थ कोरिया के सपोर्ट में। तो जैसे ही नॉर्थ कोरिया के सपोर्ट में भेज देते हैं लड़ने के लिए, क्योंकि यहां से चिंग काई शेक को हराकर इनमें कॉन्फिडेंस आ गया था, अब यूएसए को लगता है यार ये तो गड़बड़ हो रही है। तो ऐसे में जो प्रेसिडेंट ट्रूमैन थे वो कहते हैं हम फॉलो करेंगे कंटेनमेंट डॉक्ट्रिन, यानी कि दुनिया में जहां पर भी कम्युनिज्म अपने आप को एक्सपेंड करेगा उस जगह पर पैसा, हथियार, लोग भेजेगा यूएसए। तो फाइनली इस पॉलिसी के तहत वो कहते हैं कि भाई अब तो साउथ कोरिया को प्रोटेक्ट करना हमारी जिम्मेदारी है। 28,500 आज भी यूएस के सोल्जर्स साउथ कोरिया में स्टेशन हैं फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ साउथ कोरिया एंड द वाइडर रीजन इन दिस रीजन। साउथ कोरिया अभी इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए भी जाना जाता है, सैमसंग का तो आपने नाम सुना ही है, राइट। इसके अलावा ये एसके हिंक्स ये भी कंपनी है, और ये दोनों मिलाकर देखें तो 17% वो ग्लोबल मार्केट शेयर, जो इलेक्ट्रॉनिक मार्केट की हम बात करें, सेमीकंडक्टर की बात करें, तो वो इनके पास है। तो सोचो सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन में ये दो कंपनी साउथ कोरिया की हैं और 17% हिस्सेदारी रखती हैं, तो बहुत बड़ी बात है। अब एक और इंटरेस्टिंग बात, ये दोनों ही कंपनी के जो रिश्ते हैं ये यूएस के साथ अच्छे हैं, यानी कि यूएसए को चाहिए था कि आप ना हमारे इन्वेस्ट कीजिए, हम अपने यहाँ जॉब प्रमोशन करना चाहते हैं। तो ऑलरेडी इन्होंने $17 बिलियन कमिट किए। सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक ने अलग से नया प्लांट बनाया। $15 बिलियन ये एसके
हिंक्स इन्होंने कमिट किए। प्लस अगर सैमसंग की बात करें तो उसने अलग से भी प्रॉमिस किया कि भाई हम हमारी जो ऑलरेडी मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रीज हैं उसमें हम फर्दर इन्वेस्टमेंट को बढ़ाएंगे। तो ऐसा लग रहा था कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन हो या ट्रंप हो, दोनों चाहते तो यही थे ना, जॉब प्रमोट करें। तो ऐसे में साउथ कोरिया के साथ तो रिलेशन अच्छे ही होंगे। फिर यहाँ पर फैब 4 देखिए, फैब 4 यानी कि यहाँ पर साउथ कोरिया और यहाँ पर जापान, ताइवान और यूएसए, इन चारों का एक ग्रुप है, सेमीकंडक्टर ग्रुपिंग इसको हम कहते हैं। तो इसको भी देखकर ऐसा लगता है कि यार 2022 में मीटिंग हुई और उसके बाद डेवलपमेंट्स ये कह रहे थे कि भाई यूएसए, साउथ कोरिया, जापान और ताइवान ये मिलकर सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में प्रोग्रेस करेंगे, प्लस एंश्योर करेंगे कि इसको कहीं ऐसा ना हो कि चाइना अपने स्ट्रेटेजिक एडवांटेज में इस्तेमाल करने लग जाए, जिससे कि यूएसए और वाइडर रीजन को नुकसान हो। लेकिन साउथ कोरिया, जापान इसमें है यूएसए के साथ, लेकिन यूएसए ने इस बात को भी ध्यान नहीं रखा, फिर भी टैरिफ वॉर इनके खिलाफ कर रहे हैं। तो ट्रंप ने कर दिया टोटल डिसरिगार्ड। ट्रंप ने कहा कि कोई नहीं बचेगा। क्यों? क्योंकि हमें लाना है मेजर चेंज, और मेजर चेंज के लिए थोड़ा बहुत अगर सुनना पड़े तो चलेगा। अब साउथ कोरिया की बात करता हूं मैं। 2023 और 2024 के जो ट्रेड डेटा उसको कंपेयर करके आपको बताऊं तो 29.3% इनका जो डेफिसिट है, मतलब यूएस और साउथ कोरिया के बीच में, तो यूएसए का डेफिसिट बढ़ा है। अगर लास्ट अवेलेबल डेटा बताऊं 2024 का, तो करीब $66 बिलियन का डेफिसिट है। यानी कि साउथ कोरिया ज्यादा एक्सपोर्ट कर पाता है यूएसए में और यूएसए कम कर पाता है। अगर एक और डेटा बताऊं तो करीब $131 बिलियन वर्थ साउथ कोरिया ने एक्सपोर्ट किया यूएसए में, और करीब $33.4 बिलियन वो यूएसए एक्सपोर्ट कर पाया यहां पर। तो इतना बड़ा गैप है यहां पर। तो इसी वजह से ट्रंप कह रहे हैं कि साउथ कोरिया यार तुम तो मतलब हमें ही डेफिसिट में रखा हुआ है इतना ज्यादा, यहां पर तो हम टैरिफ लगाएंगे। तो इसी वजह से यहां पर साउथ कोरिया के खिलाफ भी टैरिफ वॉर चल रहा है। साउथ कोरिया की टेंशन केवल अपने ऊपर लगने वाला टैरिफ ही नहीं है, उसका तो अगर मान लो यूएसए कहे कि साउथ कोरिया चलो तुम्हें एक्सेप्शन दे देते हैं, तुम पर टैरिफ नहीं लगाएंगे लेकिन चाइना को नहीं छोड़ेंगे, तो साउथ कोरिया के लिए तो तब भी परेशानी है। आप कहेंगे ऐसा क्यों? क्योंकि अगर वो टैरिफ लगाता है, हाई टैरिफ लगाता है चाइना पर, जो कि चाइना पर तो लगने ही है और आगे भी ऐसा लग रहा है कि अभी तो लंबा चलेगा गेम, तो ऐसे में जो चाइना के जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, फॉर एग्जांपल एप्पल कंपनी के प्रोडक्ट्स जो बनते हैं चाइना में, तो वो जो चिप कंपोनेंट लेते हैं ना वो साउथ कोरिया से लेते हैं। तो अगर चाइना का बिजनेस गया डाउन इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर का, क्योंकि उन पे इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ गई है, तो ऐसे में वो जो साउथ कोरिया से प्रोडक्ट्स लेते हैं, उन कंपोनेंट्स लेते हैं, वो कंपोनेंट का भी बिजनेस जाएगा डाउन। तो साउथ कोरिया के लिए तो ज्यादा मुश्किल है। तो मुझे लग रहा है अब आपको क्लिक हो रहा होगा कि क्यों ये ईस्टर्न ट्रायंगल बन रहा है, क्यों पुराने जियो स्ट्रेटेजिक रिलेशंस और जो कॉम्बिनेशन उन सबको साइडलाइन करके साथ आ रहे हैं, क्योंकि साउथ कोरिया के लिए जरूरी है कि भाई चाइना तुम भी नहीं डूबने चाहिए इस टैरिफ वॉर में, हमारे लिए नुकसान हो जाएगा। तो इसी वजह से यहां पर हम देख रहे हैं कि यूएस चाइना कंपटीशन में थ्रेटन द साउथ कोरियाज इंटरेस्ट इन अ वाइडर मैनर, राइट? नाउ ट्रंप लुक्स डाउन ऑन यूएस, जापान, साउथ कोरिया ट्राइलेटरल। अच्छा, इससे पहले ये इन तीनों की पार्टनरशिप को जरूरी माना गया था यूएस फॉरेन पॉलिसी मेकर्स द्वारा कि भाई इंडो पैसिफिक में ना जरूरी है, यूएस के लिए साउथ कोरिया भी जरूरी है और जापान भी जरूरी है। लेकिन यहां पर ट्रंप जो है इंडो पैसिफिक की स्ट्रेटजी को साइडलाइन कर रहे हैं। आप खुद ही देखिए, क्वाड में जापान, यूएसए, इंडिया पार्टनर है, लेकिन फिर भी टैरिफ में मतलब यहां पर इंडो पैसिफिक की इंपोर्टेंस को साइडलाइन करके वो मौका दे रहे हैं कि हां तुम चाइना के साथ अलाइन हो जाओ, राइट? मतलब एक तरीके से जो रीजनल अलाइज हैं उनकी जगह जो ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप है उसको प्रायोरिटी दी जा रही है। अब ऐसा लग रहा है कि अमेरिका फर्स्ट आप कह रहे थे, फिर आप मागा कह रहे हो, लेकिन ऐसा लग रहा है कि अगर ये सिचुएशन आगे चली, क्योंकि फिर काउंटर टैरिफ बढ़ने लग गए, तो काउंटर टैरिफ बढ़ेंगे तो वो जो न्यू एरा की आप बात कर रहे हैं तो वो न्यू एरा अभी आने वाला है नहीं, राइट? तो ये ट्राइलेटरल एंगल इज गोइंग टू गेट स्ट्रॉन्गर, और ये काउंटर टैरिफ यूएसए पर लगाएंगे जिससे कि इकोनॉमी, ओवरऑल इकोनॉमी को नुकसान ही होगा। नाउ जापान मूविंग अवे फ्रॉम यूएसए, ऐसा देखने को मिल रहा है, राइट? ऐसा क्यों? एग्जांपल देता हूं, इजराइल गाजा वॉर याद है आपको? अभी इजराइल गाजा वॉर, तो उस समय पर जापान ने यूएसए के स्टैंड के खिलाफ जाकर यह कहा कि भाई पैलेस्टाइन को पहली बात तो आप फुल मेंबरशिप दिलवाइए यूएन में। अब इसके तो खिलाफ है यूएसए, तो यानी कि पैलेस्टाइन की फुल मेंबरशिप पर जापान स्टैंड ले रहा है और यूएसए के खिलाफ ले रहा है। तो यानी कि जो आप ऐसा मानकर चलते हैं कि यार जापान तो जस्ट अपनी फॉरेन पॉलिसी में जस्ट टू द लाइंस ऑफ यूएसए, ऐसा नहीं है।
और हमास वाले मैटर पर भी जो इजराइल का सेल्फ डिफेंस के नाम पर जो ऑपरेशन था गाजा वाला एरिया में, जिसमें कई रिफ्यूजी कैंप पे भी एक्शंस हुए, तो वहां पर जहां पर यूएसए एक स्ट्रेटेजिक साइलेंस का इस्तेमाल कर रहा था या मान रहा था कि यार ये जरूरी है, क्लीन स्वीप करना पड़ेगा गाजा वाले एरिया को, कुछ कोलेक्ट्रल डैमेज तो होगा ही, लेकिन यहां पर जापान स्टैंड ले रहा था इजराइल की इस एक्शन के खिलाफ। तो ऐसा लग रहा है कि यार यहां तो दोनों अपोजिट खड़े हैं। प्लस जापान इज कोजिंग अप विद चाइना, जैसे कि जो नए पीएम आए हैं इन्होंने इसी अपने टेन्योर में नंबर ऑफ विजिट्स ऑफ जो इनका मतलब जो उनके फॉरेन मिनिस्टर हैं, जो ट्रेड मिनिस्टर हैं, उनकी अलाइन कराई हैं विद चाइना, प्लस शी जिनपिंग के साथ इनकी क्लोजनेस बताई जा रही है। तो दिस इज गोइंग टू बी ट्रबलसम। अब एबे ने जो प्रिपेयर किया था ग्राउंड कि यूएस चाइना प्लस यूएस इंडिया, ऐसा लग रहा है कि वो उस पॉलिसी का अब टाइम नहीं रहा। अब तो इशिबा एंड यहाँ पर जी जो हैं वो अपनी बायलैटरल रिलेशनशिप को इस जियोपॉलिटिकल फ्लक्स यानी कि जो चैलेंजेस देखने को मिल रहे हैं इसमें से बाहर निकलने का तरीका मान रहे हैं। प्लस देखिए पीपल टू पीपल एक्सचेंज का नया अपडेट, यहाँ पर चाइना ने कहा कि जापान से आप चाइना में आना चाहते हैं ट्रेड करने के लिए या फिर शॉर्ट टर्म विजिट के लिए 30 दिन तक, अरे वीज़ा फ्री एंट्री आपके लिए। फिर जापान ने भी कहा अरे आप जापान में आना चाहते हैं चाइना से, तो ऐसे में 10 ईयर्स का मल्टीपल एंट्री वीज़ा आपको मिल जाएगा। तो यानी कि पीपल टू पीपल एक्सचेंज को ये दोनों देश बढ़ा रहे हैं। तो ये अपने आप में कॉज ऑफ कंसर्न होना चाहिए यूएसए की स्ट्रेटजी के लिए। अगर यूएसए मानता है कि यार साउथ चाइना सी में चाइना इज हैविंग यूनिलैटरल एक्शंस और वो उसके एलाइज के लिए भी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, यूएसए के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तो भाई यहाँ तो जो आपके एलाइज थे जिनको साउथ चाइना सी में चाइना के बढ़ने से प्रॉब्लम हो रही थी, अब उनके पास कोई चारा नहीं रहा है, वो चाइना के साथ आगे बढ़ रहे हैं। और इसका मतलब ये मत समझिएगा कि चाइना बैकफुट पर चला जाएगा। चाइना बैकफुट पर नहीं जा रहा है, क्योंकि चाइना और इनमें जो पावर गैप है वो बहुत ज़्यादा है। तो इस एक्सेस का मतलब ये नहीं है कि साउथ चाइना सी इज़ गोइंग टू बिकम पीसफुल। एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे कि चाइना और जापान के बीच में इशू है सेनकाकू आइलैंड को लेकर, लेकिन सेनकाकू आइलैंड को लेकर जो चाइना है उसने इसी जो जापान का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कहा जाता है उसमें मिसाइल दाग दी है, राइट, अभी 2 years बैक। तो ऐसे में यूनिलैटरल चेंज जो हो सकता है ऑफ द सेनकाकू आइलैंड एंड द रीजन अराउंड इट, दैट्स अ थ्रेट टू जापान। लेकिन मेजर प्रॉब्लम है कि ये है कि अभी तक आप सोच रहे थे कि यूएसए इज गोइंग टू बैक यू, बट ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन कोई गारंटीड आपके साथ रिलेशनशिप में इस समय नहीं है। तो ऐसे में जब तक है ट्रंप तब तक जापान के साथ अगर कुछ चेंज होता है इस ईस्ट चाइना सी में, हु इज गोइंग टू बैक जापान? तो जापान के लिए एक सबसे बड़ा क्वेश्चन है। तो इसी वजह से जापान को पता है कि जिससे है थ्रेट उसी के साथ रिलेशनशिप बना लो। तो ऐसे में ईस्टर्न ट्रायंगल ये अपने आप में फिजिबल हुआ कि नहीं हुआ जापान के लिए, और ज़्यादा फिजिबल हुआ। तो इससे सब्सटेंशियल फंड एक्सचेंज करेंगे। जैसे सन 2000 से 2024 की बात करें तो जापान ये भी देख रहा है कि यार चाइना +1 स्ट्रेटजी का भी इस्तेमाल करते हैं, इंडिया के साथ भी रिलेशनशिप रखते हैं, क्योंकि केवल चाइना पर डिपेंडेंट नहीं हो सकते। और इस वजह से उन्होंने $44 बिलियन का इन्वेस्टमेंट इंडिया में किया है। खैर, इंडिया तो यहाँ पर इस वजह से एंगल आता है क्योंकि अगर जापान को अपनी इकोनॉमी को बूस्ट करना है तो उसको चाइना और यूएसए के बियॉन्ड देखना पड़ेगा, राइट। और इंडिया के साथ वो केवल जीका के तहत इन्वेस्टमेंट में और कुछ ट्रेड में नहीं, इसके बियॉन्ड जैसे अफ्रीका में एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर है उसमें, और वो लार्जर पिक्चर देख रहा है। खैर, कंक्लूजन के तौर पर हम ये कह सकते हैं कि अभी जो यूएसए की ग्लोबल इमेज है वो तो चेंज हुई है। और आप कहेंगे सर ये ऐसा कोई नुकसान कैसे वो कर सकते हैं, क्योंकि इंटरनेशनल रिलेशंस में इमेज पोजीशनिंग उसका तो बहुत बड़ा रोल है ना। लेकिन ट्रंप तो इस सबको चेंज कर रहे हैं। लेकिन देखो ट्रंप का पर्सपेक्टिव क्या है। ट्रंप का पर्सपेक्टिव है मेरे लिए मेरा देश मैटर करता है, और इस स्ट्रेटजी के थ्रू मैं अपने टोटल डेट को, यानी कि कंट्री पर जो डेट है, अगर उसके 1/3 पार्ट को मैं डिक्रीज कर सकता हूं, ऐसी पॉसिबिलिटी है, तो वाई शुड नॉट आई टेक दिस रिस्क। किसी भी लीडर को तो ऐसा हार्ड डिसीजन लेना पड़ेगा, उसी की लेगेसी याद रखी जाएगी। तो ऐसा वो सोच रहे हैं। यूएस के जो सेक्रेटरी फॉर स्टेट हैं उनको भी सोचना पड़ेगा कि भाई ये जो आप बिजनेस साइड पर देख रहे हैं, डेट साइड पर देख रहे हैं, डेफिसिट को चेंज करना चाहते हैं, इसका जियो स्ट्रेटेजिक इंप्लीकेशन को आप कैसे मैनेज करेंगे, क्योंकि इसको अभी क्लियरली नहीं कहा जा सकता। ये आने वाले दिनों में पता लगेगा। जैसे ही इस पर आएगा तो मैं इस पर एक डिटेल्ड वीडियो लेकर आऊँगा कि जो चाइना को लेकर, इंडो पैसिफिक को लेकर, साउथ चाइना सी को लेकर अब ट्रंप कैसे देख रहे हैं। यहाँ पर आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं, सारे अपडेट्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। Examine the factors involved in Japan, South Korea, China access and US tariff policies. How do they impact prospects for India? अच्छा क्वेश्चन है, आ सकता है।